नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम आपको विज्ञान विषय के सभी बहुविकल्पीय एक ही वीडियो में जो है वो कराएंगे, और जो यहाँ पर बहुविकल्पीय कराएंगे वो हम आपको चैप्टर वाइज जो है वो कराएंगे। पूरा आपका कोर्स जो है एक एक चैप्टर वाइज उसमें 10-10 करके प्रश्न जो है वो लेंगे, जिससे आपका पूरा कोर्स एक ही वीडियो में जो है वो जो एमसीक्यू पोर्शन है वो जो है वो कवर हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सबके साथ। इससे पहले हमने 2016 का पेपर साइंस का जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं पेपर की, तो आपका 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक पेपर प्रस्तावित है, जिसमें हम विज्ञान विषय 10 तारीख का जो पेपर है उसके लिए जो है वो प्रश्न आपको करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स में आपके सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। तो इस पर बेस्ड हम टोटल 10 प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि सजीवों का प्रमुख लक्षण जो है वो क्या होता है। तो जो सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है, वो बोल भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, और उनमें प्रजनन करने की भी क्षमता होती है। तो आंसर आपका ये सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है वो क्या कहलाती हैं। स्वनिर्मित, मानव निर्मित, प्राकृतिक वस्तुएं या ये सभी। अब ये जरूरी नहीं है कि जहां ये सभी दे रखा है वो हर जगह वही सही हो। आपको प्रश्न में भी देखना है, कह रहा है जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा। तो जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है वो प्राकृतिक वस्तुएं होती है। मानव द्वारा निर्मित है तो मानव निर्मित वस्तुएं, या अगर ऑप्शन में कृत्रिम वर्ड दिया होगा तो कृत्रिम भी जो है वो आपका सही होगा जब मानव निर्मित की बात होगी। और वैसे तो प्रकृति के लिए तो प्राकृतिक वस्तुएं आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो है वो कैसी होती हैं। रोएदार होती हैं, नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं, सभी। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा चुका है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं। नुकीली होने का कारण ये होता है, पहली बात तो आंसर नुकीली होगा, ये आपको क्लियर हुआ। पर नुकीले के साथ साथ क्या कांटेदार होती हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो कैक्टस के पेड़ आप देखिए जैसे, या अधिकतर जो कम पानी चाहते हैं वही रेगिस्तानी इलाकों में जीवित रह पाएंगे। तो उनकी विशेषताएं केवल नुकीली ही नहीं होती, कांटेदार भी होती हैं। जब दो ऑप्शन सही हो गए तो उपरोक्त सभी दे रखा है तो रोएदार भी सही होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब इस चीज को समझ लीजिए कि जो कांटेदार इसकी पत्तियां होती है रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण यह होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो आपकी कहीं ना कहीं मैनेज हो पाती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में पानी उतना जो है वो नहीं होता है। चौथा प्रश्न है श्वसन क्रिया जो है वो होती है जंतुओं में, पौधों में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। श्वसन क्रिया किसमें होती है, आप कहेंगे श्वसन जो है वो मानव करते हैं, ये तो कन्फर्म है। तो जंतुओं में तो हो गई। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। तो आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों ही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है कि सजीव वस्तुएं जो है वो कहलाती हैं जो चलायमान नहीं होते हैं, जो श्वसन क्रिया करती हैं, या दोनों आपकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सजीव वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो सजीव वस्तुएं वो होती हैं जो आप कहेंगे श्वसन क्रिया करती हैं। ये तो हमने ऊपर ही देख लिया, श्वसन क्रिया पौधों में होती है तो वो सजीव के भी गुणों में आ जाता है। तो ये तो आपका ऑप्शन सही होगा। चलायमान नहीं होती है, क्या ये आपका सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो केवल बी वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। सजीव निर्जीव आपको पता ही है। छठा प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की श्वसन क्रिया में काम आने वाली गैसें जो है वो कौन सी होती हैं। ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो श्वसन क्रिया प्रक्रिया में मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो काम आने वाली गैस जो है वो आपकी ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो छोड़ता है, तो उसके काम थोड़ा नहीं आ रही। तो आंसर कुल मिलाकर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र हैं वो कम हैं, ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। कि जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि और विवेक से करता है उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक, या प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब प्राकृतिक तो मानव अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करेगा नहीं उनके निर्माण में, तो आपका जाहिर सी बात है आंसर मानव निर्मित वस्तुएं जो है वो सही होगा, जो कि अपनी बुद्धि और विवेक से जो है वो जो व्यक्ति है उसका निर्माण जो है वो करता है। तो आपका ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको विभाजित किया जाता है सजीवों में, निर्जीवों में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कुछ सजीव होते हैं, कुछ निर्जीव होते हैं, यही दोनों आधार होते हैं विभाजन का। तो ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी सजीवों और निर्जीवों में दोनों में जो है वो आपका विभाजन किया गया है।
नवा प्रश्न आपका है, पौधों में भोजन का संचय जो है वो होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जड़ों के द्वारा या फिर पहली सेट के द्वारा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जा से होता है आपका जल और जा से ही होता है आपका जाइलम। तो जब भी बात करें कि ऊतक, ऐसा ऊतक जो कि जल का जो है वो इधर उधर संवहन कर रहा है जो पौधे उनके भागों में, तो वो आपका जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जब दूसरा बात करें फ्लोएम, फा से फ्लोएम और फा से ही फल होता है। अब फल जो है आप इसको ही भोजन के रूप में भी कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, पौधों में भोजन की ही बात हो रही है तो आपका फ्लोएम जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? जब जल की बात होगी तो जाइलम ऊतक, फल की बात हो, फल मतलब भोजन, तो फल की बात हो तो फ्लोएम। 10वां प्रश्न आपका है, लास्ट जो है वो इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर वाइज हम देख रहे हैं, उपापचय क्रिया जो है वो होती है, कितने टाइप की होती है? 2, 3, 1 या फिर 4? बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो ये आपकी 2 टाइप की जो है वो होती है। और ये 2 प्रकार होते कौन से हैं? तो आपका एक उपचय होता है और एक आपका जो है वो अपचय होता है। ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। जब बात होती है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इनके नाम होते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और दूसरा आपका होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो ये दोनों नाम होते हैं। पहला चैप्टर समाप्त हुआ, बढ़ते हैं हमारे अध्याय जो है वो 2 की तरफ। वनस्पति जगत आपका जो है वो चैप्टर का नाम है, प्लांट्स वर्ल्ड जो है वो चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 10 प्रश्न यहाँ पर भी देखेंगे, यानी जितने आपका कोर्स में सारे हैं सब में 10-10 करके आप प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है, पौधों के बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है, तना कहलाता है, पत्ती कहलाता है या फिर फल कहलाता है? तो बताइए कौन सा जो है वो आपका सही होगा। जड़, पौधों के जो है वो बीच का भाग पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो पौधों के बीच में आपका तना होता है, जड़ तो आपका नीचे का भाग भूमि के अंतर्गत होता है, पत्तियां तो आपकी इन तनों से जो है वो ऊपर जा करके निकलती हैं, फल तो आप जानते हैं। तो पौधों के बीच का भाग आपका तना जो है वो कहलाता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की ऊपरी जो सतह है उस पर या पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस पर? दोनों ओर पाए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? रंध्र क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं बहुत पत्तियों पर, तो उसी को हम रंध्र कहते हैं। तो वो पाए कहाँ जाते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपके ये पत्तियों की निचली सतह पर जो है आपके पाए जाते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रंध्र किस कार्य में आते हैं? तो श्वास लेने में जो है वो पौधों को सहायता प्रदान करते हैं, उसके तौर पर याद रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया, जड़ें जो है वो कितने टाइप की होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जड़ों के कितने प्रकार होते हैं? आंसर की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये अति लघु या लघु में भी पूछ लिया जाता है, जड़ों के प्रकार कितने होते हैं और उनके नाम, उनके बारे में। तो 2 प्रकार होते हैं, एक आपका जो है वो मूसला जड़ें होती हैं और एक आपका अपस्थानिक जड़ें जो है वो होती हैं। इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं, मूसला जड़ों को इंग्लिश में जो है वो टैप रूट्स जो है वो कहते हैं, और जो अपस्थानिक होती हैं इनको एडवेंसियस रूट्स जो है वो कहा जाता है। TITIOUS। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। जो मूसला जड़ें होती हैं इनके बारे में एक पॉइंट में आप याद रख सकते हैं, मूलांकुर से विकसित जो मुख्य जड़ होती हैं उनको मूसला जड़ें कहते हैं, और जो आपकी जड़ें बीज के मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग जैसे तना या पत्ती इनसे विकसित होती हैं उन्हें हम अपस्थानिक कहते हैं। तो जब चित्र बनाने को आता है मूसला जड़ों का तो आप इस प्रकार से मुख्य जो जड़ देखते हैं ना, ये दर्शाते हैं, इसमें से छोटे छोटे इस प्रकार से जो है आप प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को दर्शाते हैं जब मूसला जड़ों की बात होती है। और जब बात होती है अपस्थानिक की तो आप इस प्रकार से जो है वो नीचे तक डंडी नहीं ले जाते, एक मेन पॉइंट से ही आप जड़ें यूं निकाल देते हैं। तो ये आपके अपस्थानिक जड़ें होती हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं कि उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है पौधों, जंतुओं, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण जो है वो इनमें से किनमें जो है वो पाया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। उद्दीपन क्या होता है? जैसे कोई अन्य सोर्स से जोड़कर आप देखिए तो कोई आपका लक्ष्य है वो आपका उद्दीपन है, उसके प्रति आप जो क्रिया कर रहे हैं वो आपकी अनुक्रिया होती है, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो
उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता पौधों में भी होती है, जंतुओं में भी होती है। आंसर आपका ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पौधों को मजबूती से जमीन में जमाए रखने का काम कौन करती है? जड़ें, पुष्प, पत्तियां, पुष्प या फिर तना? अब देखिए, पुष्प तो बिल्कुल नहीं होगा, पत्तियां भी बिल्कुल नहीं होगा, या तो जड़ें या तो तना, इन्हीं दोनों में से आप सोच सकते हैं। तो आपको जो गलत ऑप्शन है वो सबसे पहले काट देने हैं और आंसर की बात करते हैं। तो जड़ें बांध कर रखती हैं मिट्टी को और वही मजबूती प्रदान करती हैं पूरे पेड़ पौधा जो होता है उसको। तो वही आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं जल, H2N2 या NH3 का, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जल का उपयोग जो है वो करते हैं पेड़ पौधे, भोजन बनाने की क्रिया में जल का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया के द्वारा जो है पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो उसमें जल का उपयोग करते हैं। सातवां प्रश्न, तने के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो तने के 2 प्रकार जो है वो होते हैं, एक आपका होता है दृढ़ तना और एक आपका होता है कमजोर तना। अब इनके अंतर्गत भी टाइप होते हैं। दृढ़ तना जो है ये बहिर्वर्धी होते हैं, लीनाक्ष होते हैं, स्तंभ होते हैं, कलम होता है, पुष्पदंड होता है। और कमजोर जो तना होता है इसमें तलसर्पी, विसर्पी, आरोही, तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। पर मेन पॉइंट पूछा था तो 2 आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अच्छा, जड़ और तना में अंतर भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं। जो पौधा है उस जल का अवशोषण करता है मूल गोप के द्वारा, मूल रोम के द्वारा, प्राथमिक जड़ के द्वारा या फिर पत्तियों के द्वारा। जो पौधे होते हैं ना वो जल को किससे खींचते हैं? जैसे आपको पानी जो है वो प्यास लगी, आपने पी लिया तो आपके मुख के माध्यम से चला गया। पर जड़ जो होती है पौधों में वो क्या करती है? तो जो जड़ें होती हैं वो अवशोषण का काम करती हैं। पर यहाँ पर प्रश्न में जड़ नहीं दे रखा है, यहाँ पर मूल गोप, मूल रोम, प्राथमिक जड़, यानी उसके अंतर्गत भी जड़ के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनकी बात की गई है। तो इन चारों में से अगर आंसर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मूल रोम जो है वो सही होगा। इसको याद जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। क्या होता है मूल रोम, इसको समझ लीजिए। मूल रोम जो है इसको ही परिपक्वन क्षेत्र भी जो है वो कहते हैं। और मूल रोम जो है आपका, जैसे जड़ का अगर आप चित्र बनाएं तो ये आपकी भूमि है, यहाँ से इस टाइप से आपके जड़ें जो है होती हैं वो अंदर भूमि के होती हैं और नीचे और हिस्सा जो है वो इस प्रकार से गहराई तक जो है वो जाता है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है मूल गोप। ये क्या कहलाता है? मूल गोप। और जो मूल रोम होता है, ये जो जड़ें इस प्रकार से रेशे के रूप में निकली होती है, ये आपकी होती है मूल रोम। रोम होते ही हम लोग कहते हैं ना रोम रोम भैया हमारा है। रोम रोम मतलब हम रोयों को, अपने शरीर पर बाल होते हैं उनको कहते हैं। तो ऐसे ही जड़ों में भी इस टाइप से बाल होते हैं, तो उससे आप मूल रोम को याद रख सकते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घीकरण क्षेत्र। और जो इसमें नीचे वाला हिस्सा होता है दीर्घीकरण क्षेत्र के थोड़ा सा नीचे वाला मूल रोम जो है, इससे ऊपर वाला, ये आपका जो क्षेत्र कहलाता है ये आपका कहलाता है वर्धन क्षेत्र। तो ये टोटल इसमें 4 भाग आपको मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मूल रोम के बारे में आपसे कहा जाए तो आप अगर चित्र भी याद होगा तो आप बता सकते हैं कि जो दीर्घीकरण क्षेत्र है इसके ऊपर वाला भाग जो होता है वो आपका मूल रोम कहलाता है। ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं चारों में से किसी के भी। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अभी मैंने बताया कि जब भोजन की बात हो, फल की बात हो तो फ्लोयम, पा से फल, पा से फ्लोयम, आसानी से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट आपका बहुविकल्पी इस चैप्टर का, कपास द्वारा बनाए जाते हैं कागज, कपड़े, कॉपी या सभी? तो कपास जो है उसके द्वारा कपड़े भी बनाए जाते हैं, कागज भी, कॉपी भी। आंसर आपका ये सभी जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अध्याय जो है वो 3 की तरफ, जिसका नाम है पौधों में जो है वो प्रजनन, और इंग्लिश में नाम है प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहला प्रश्न, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। शेयर भी करते रहिएगा ताकि और छात्र तक वीडियो भी पहुंच सके और लोग भी जुड़े, ज्यादा लोग देखेंगे अच्छा लगेगा, मजा आएगी। पहला प्रश्न, पौधों में प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है, फल होता है, तना होता है या फिर जड़ होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा सही होगा? तो आपका ये जो है वो पुष्प सही होगा। पौधों का प्रमुख जनन अंग जो है आपका पुष्प जो है वो होता है। दूसरा प्रश्न है, परागण के प्रकार जो है वो कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो परागण के 2 प्रकार होते हैं और 2 प्रकार में आपका एक स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। कौन कौन सा? एक स्वपरागण होता है और एक आपका परपरागण होता है। ये 2 टाइप्स जो है वो होते हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा।
तीसरा प्रश्न आपका है, पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं, इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? दल कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं। कौन सा इन चारों में से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका पुंकेसर जो है वो सही होगा। पुष्प के भीतर जो है वो जो धागे जैसी रचनाएं होती हैं उन्हें हम पुंकेसर जो है वो कहते हैं। आपसे प्रश्न में पुष्प का नामांकित चित्र भी पूछा जा सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो उसमें पुंकेसर, स्त्री केसर सारी चीजें आपको दिखानी होगी। चौथा प्रश्न है, पौधों में प्रजनन होता है कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन या फिर सभी? कौन सा इन चारों में से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो कायिक प्रजनन भी होता है पौधों में, लैंगिक प्रजनन भी, अलैंगिक भी। तो आंसर आपका ये सभी जो है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न, कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, लैंगिक है, कायिक है, अलैंगिक है या अनिषेचित जनन है? कलम लगाना क्या होता है? कलम लगाना ये होता है कि जब आप किसी भी जो पेड़ पौधे को लगाना चाहते हैं तो वो आप बीज से ना लगाएं। आप देखते हैं जैसे गुलाब का फूल होता है, गुलाब में जो डंडी होती है, आपने ये प्रकार से डंडी लिख ली है, इसकी पत्तियां हटा दी और आपने ये डंडी सीधे जो है जमीन में लगा दी, तो ये क्या है? ये कलम लगाना कहते हैं इसको। और इसी से ही धीरे धीरे जड़ें विकसित होने लगती हैं और नया पौधा बन जाता है। ये जो प्रकार का जो जनन है वो आपका कायिक जनन के अंतर्गत जो है वो आता है। इसमें जो है आपका जड़ सहित लगाने की जरूरत नहीं होती, बीजों से नए पेड़ को उगाने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ जो है वो लगा सकते हैं। छठा प्रश्न है, नारियल में प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना। जो बीजों का फैलना होता है वो आपका नारियल के संदर्भ में पूछा गया, वायु के द्वारा, स्वतः, जंतु के द्वारा या जल के द्वारा? तो नारियल अधिकतर आप देखते हैं जो समुद्र के किनारे है वहां ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो जल के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन जो है वो यहाँ पर होता है। यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और प्रकीर्णन आप समझ गए कि ऐसा नहीं है कि जो बीज लगाए जाते हैं वो आपके हमेशा लगाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी पेड़ पौधे में जो है वायु के द्वारा या कीट के माध्यम से जो है इधर से उधर, किसी जंतु के माध्यम से, जैसे आम है आपका, जंतु ने क्या किया, आम खा लिया, गुठली छोड़ दी और वो धीरे से धीरे आपका भूमि में जो है वो जाकर के नया पेड़ बन गया। सातों प्रश्न, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? केला, बांस, गन्ना, सरसों? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो इन चारों में से आपका ऑप्शन सरसों जो है वो सही होगा। द्विबीजपत्री पौधा जो है आपका सरसों जो है वो होता है। आठवां प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधि जो है वो कौन सी है? तो अलैंगिक जनन की विधि जो है आपकी विखंडन भी होती है, खंडन भी होती है। ए और बी दोनों ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नौवां प्रश्न है, निषेचित अंडा क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, बीजांड कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन युग्मनज जो है वो सही होगा। निषेचित अंडा जो है आपका युग्मनज कहलाता है। और 10वां लास्ट प्रश्न आपका है, कायिक जनन जो है वो होता है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, तनों के द्वारा, दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो कायिक जनन भी ऊपर क्वेश्चन भी आया था, ये दोनों के ही द्वारा होता है, यानी कि पत्र प्रकलिकाओं के भी द्वारा और तनों के भी द्वारा। तो आंसर यहाँ पर आपका दोनों ही जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के भी समाप्त हुए। अब इस चैप्टर में बहुत सी थ्योरी है, बाकी बहुविकल्पी के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि निषेचित अंडा युग्मनज होता है, अलैंगिक जनन की विधियां विखंडन खंडन होती हैं। डायरेक्ट ये आपका अति लघु में भी पूछ लिया जाता है। द्विबीजपत्री पौधा जो है वो सरसों के अलावा और कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो ये चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है भौतिक मापन। फिजिकल मेजरमेंट आपका चैप्टर का नाम है। सबसे पहला प्रश्न, एमकेएस पद्धति का मूल मात्रक जो है वो क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो मूल मात्रक एमकेएस पद्धति में जो है आपका लंबाई भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। मूल मात्रक की संख्या आपकी टोटल 7 जो है वो होती है। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया आपका तीसरा नंबर, चौथा नंबर आपका जो है वो विद्युत धारा हो गया, पांचवा नंबर जो है आपका ताप हो गया, छठा नंबर जो है आपका पदार्थ की मात्रा हो गया और लास्ट आपका सातवां नंबर होता है ज्योति तीव्रता। तो ये सातों आपको रटे होने चाहिए। क्वेश्चन जैसे ये बना है ऐसे ही और भी ऑप्शन दे करके बनाया जा सकता है प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? सभी मैंने आपको बता दिए, सेकंड, किलोग्राम, न्यूटन या कैंडेला। बताइए कौन सा सही होगा? अभी मैंने सभी आपको बताया, तो उनमें न्यूटन आपका जो है वो नहीं होता है, तो ये आपका जो है वो सही होगा। और ये जो है वो आपके मात्रक दे रखे हैं, मैंने जो बताए हैं वो मूल राशियां बताई हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। इसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो कोई भार होता है तो हम उसको किलोग्राम में मापते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो है आपके मात्रक के नाम है। और यहाँ पर जो दे रखे हैं सब मात्रक के नाम दे रखे हैं। जैसे सेकंड जो है ये आपका किसका मात्रक होती है? इसकी मूल राशि क्या होती है? तो समय होती है।
किलोग्राम द्रव्यमान होती है। कैंडिला किसका होता है मात्रक? तो कैंडिला आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन अपोजिट करके भी पूछा जा सकता है, याद जरूर रखिएगा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं कि एसआई के मूल मात्रक होते कितने हैं, तो बताइए 7, 6, 5 या 8। तो भी मैंने सातों के नाम भी आपको बताया, तो आसानी से आप बता देंगे कि 7 जो है वो होते हैं। चौथा प्रश्न है भौतिक मापन की इकाई क्या होती है? सीजीएस होती है, एमकेएस होती है, या फिर दोनों होती है? तो जब भी मात्रक की बात होती है तो आप एमकेएस पद्धति में भी और सीजीएस पद्धति दोनों पद्धतियों में बताते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है वो ए और बी दोनों ही जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। और क्या होता है एमकेएस पद्धति, क्या होता है सीजीएस पद्धति? इनके नाम से ही आपको स्पष्ट है। एम मतलब होता है आपका मीटर, के मतलब होता है आपका किलोग्राम, और एस मतलब होता है आपका सेकंड। तो ये एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम जो है वो आपका चलता है। क्लियर है आपको? और सीजीएस पद्धति क्या होता है? सीजीएस में जो सी है इससे आपका होता है सेंटीमीटर, जी जो है इससे होता है आपका ग्राम, और एस जो है इससे आपका होता है सेकंड। तो इसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो ये आपकी भौतिक मापन की विधियों में जो है वो आता है। इसी प्रकार आपका एक एफपीएस भी आता है। कौन सा आता है? एफपीएस। एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ये आपका एफपीएस होता है। और एक आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो है वो कहते हैं। तो 4 नाम टोटल होते हैं। पांचवा प्रश्न है थर्मामीटर ताप का मापक्रम होता है सेंटीमीटर, सेल्सियस, एम्पियर या केल्विन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सेल्सियस में आप टेम्परेचर को जो है वो मापते हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। छठा प्रश्न है समय का मानक मात्रक जो है वो क्या होता है? तो घंटा, सेकंड, ग्राम या किलोमीटर। सेकंड समय किस में मापते हैं? तो समय आपका जो है वो हम सेकंड में मापते हैं, और सेकंड ही आपका यहाँ पर सही होगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आप कहेंगे समय तो हम घंटा में भी मापते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब मात्रक की बात होती है, मूल मात्रक की बात होती है, तो मूल राशि आपकी जो है वो समय जो होती है उसका मात्रक सेकंड होता है। बाकी आप फिर बदल सकते हैं, घंटा दे रखा है तो उसको सेकंड में। सातवां प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, मोस्ट, एम्पियर, कैंडला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने नहीं देखा होगा, मैंने सॉल्यूशन सभी पेपर के कराए हैं, तो सभी में आपको देखने को मिला। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो एम्पियर जो है आपका सही होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन 8 है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की घात -6, एक 10 की घात -8, 10 की घात -4, 10 की घात -9। कौन सा जो है वो सही होगा? तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जूनियर एडेड या शायद आपका जो जूनियर का यूपी टेट है उनमें से किसी एग्जाम में आया था। तो 10 की घात -6 मीटर होता है एक माइक्रोन जो है उसके बराबर। नवा प्रश्न है भौतिक मात्रक जो होती है उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है उसमें होता है आपका सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस या एसआई। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो एसआई आपका सही होगा। मैंने जिसको बताया भी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, सिस्टम ऑफ यूनिट, और एसआई यूनिट इसको हम जो है वो कहते हैं। तो आई एस से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय माप मात्रक पद्धति कह सकते हैं हिंदी में इसका जो है वो नाम। और इस पद्धति में ही आपके जो 7 मूल मात्रक हमने पढ़े थे ना वो इसी में ही आते हैं, और 2 संपूरक मात्रक भी आते हैं। तो 7 मूल मात्रक तो हमने आपको बता दिए, 2 आपके जो पूरक एसआई प्रणाली की राशियां होती है उसमें एक आपका होता है जिसको हम कहते हैं समतल कोण। क्या कहते हैं हम उसको? समतल कोण कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो समतल कोण और घन कोण में जो समतल कोण है उसका मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का जो है वो स्टेरेडियन होता है। 10वां प्रश्न आपका, रेन गेज जो है वो क्या होता है? वर्षा मापी यंत्र, तापक्रम मापी यंत्र, विद्युत धारा मापी यंत्र या भूकंप मापी यंत्र। तो वर्षा का मापने का जो यंत्र होता है, कितनी बारिश हो रही है, रेन से गेज ऐसे जोड़ लीजिए, रेन वर्ड में ही है तो उससे आप याद रख सकते हैं। तो वर्षा मापी यंत्र आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा अध्याय नंबर 5। लास्ट में स्कोर अवश्य बताइएगा सभी प्रश्न देखने के बाद कि आप टोटल कितने प्रश्न कर पाए सभी चैप्टर के अकॉर्डिंग। गति और बल की बात करते हैं, मोशन और फोर्स की बात करते हैं। हमारा चैप्टर अगला है। पहला प्रश्न है कि गति का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन, न्यूटन, आर्किमिडीज या फिर जॉन डीवी। और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि इसी प्रकार जो है और किस सब्जेक्ट के हम आपको सभी सब जो चैप्टर वाइज बहुविकल्पी है वो जो है वो करा दें या मैराथन करा दें, कमेंट में अवश्य जरूर बताइएगा। डाल्टन, न्यूटन, आर्किमिडीज या डीवी। तो गति के नियम की जब बात होती है तो गति के नियम जो है वो दिए थे भैया न्यूटन जी ने। तो न्यूटन आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। न्यूटन ने जो है वो गति के नियम दिए थे।
और न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वहां से क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है। उसका प्रथम नियम जो है उसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में है तो तब तक वो विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे आप खड़े हैं तो तब तक आप खड़े रहेंगे जब तक आपको कोई धक्का ना दे। बस वही होता है आपका गति का पहला नियम। या चीज आप गिर रहे हैं ऊपर से तब तक आप गिरते रहेंगे जब तक जो है कोई बाह्य बल लगाकर आपको रोका ना जाए। तो ये आपका गति का पहला नियम होता है। और गति का जो दूसरा नियम होता है वो आपका कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। जरूर रट के रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। इस प्रकार से संवेग संरक्षण का जो नियम है इसका एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। जब कोई क्रिकेट खेलते हैं आप तो ऊपर से गेंद जब आती है तो आप जब कैच करते हैं तो हल्का सा हाथ जो है अपना पीछे कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है आपको चोट नहीं लगती है। तो ये आपका जो एग्जांपल है वो संवेग संरक्षण का नियम है। और इसको हम जब एग्जांपल यानी कि डेफिनेशन में कहते हैं तो दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण। तीसरा जो आपका नियम है उसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया जो है उसका नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का जो एग्जांपल है, जैसे आप देखते हैं बंदूक से अगर आप कोई गोली जो है वो छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, तो जितनी आगे क्रिया हो रही है उतनी उस पर प्रतिक्रिया भी हो रही है। अगर कुएं से आप पानी खींच रहे हैं और खींचने के समय रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति क्या होता है पीछे की ओर गिर जाता है। रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो आप क्या देखते हैं कि वो पीछे की ओर जो है वो उसमें तेजी से जो है वो आप देखते हैं धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वो सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बराबर होता है। इसको हम जब डेफिनेशन के तौर पर कहते हैं तो कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया को उसके बराबर और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला देखते हैं प्रश्न कि जब कोई गति सरल रेखा में चलती है तो वो गति क्या कहलाती है? घूर्णन, दोलन, रेखीय या वृत्तीय? तो सरल रेखा में चलती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। यहाँ पर सरल नहीं वर्ड यूज किया गया, पूरा नाम इसका सरल रेखीय गति है। तीसरा प्रश्न है चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपसे चाल पूछ ली जाए, दूरी और समय दे दिया जाए, तो बी वाला आपका ऑप्शन चाल बराबर दूरी बटे समय जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है कि चाल के प्रकार क्या होते हैं? एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो एक समान चाल भी होती है, औसत चाल भी होती है, असमान चाल भी होती है। आंसर आपका ये सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा चाल के प्रकार के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न आपका है कि मनुष्यों, पशुओं, जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने अपने शरीर से जो आपका बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल? तो जब बात होगी, जब भी बात होगी शरीर से बल लगाने की, तब हम उसे अपनी मांसपेशियों के आधार पर बल लगा रहे हैं तो उसे हम पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशियों से पेशीय वर्ड को समझ सकते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं शरीर से जो बल लगाया जाता है उसको। अगला प्रश्न है घर्षण बल निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, आयतन पर, सतहों की प्रकृति पर या फिर किसी पर नहीं? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण बल, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बल में होता है केवल दिशा होती है, केवल परिमाण होता है, दोनों होता है या दोनों ही नहीं होता है? तो जो बल लगाया जाता है उसमें क्या दिशा होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिशा उसमें होती है। जब आप बल लगाते हैं ना किसी ना किसी दिशा में लगाते हैं। परिमाण होता है, बिल्कुल परिमाण भी होता है। तो आंसर यहाँ पर दोनों ही है बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपका है कि घर्षण बल होता है 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, केवल 1 प्रकार का या 4 प्रकार का? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन 3 प्रकार का जो है वो होता है। और कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आप केवल ये देख रहे हैं कि भैया घर्षण बल 3 टाइप के होते हैं और आगे बढ़ गए क्वेश्चन में, तो फिर आपने पढ़ा नहीं कुछ, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो प्रकार होते हैं, क्योंकि जब अति लघु में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल और तीसरा होता है आपका लोटनिक घर्षण बल। अब देखिए इन तीनों के बारे में भी आपको एक एक लाइन पता होना चाहिए। जब बात होती है स्थैतिक घर्षण बल की, तो किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे हम कहते हैं स्थैतिक। सर्पी होता है जब किसी सरकती हुई वस्तु की सतह पर लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। लोटनिक होता है किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो नाम से ही है लोटनिक, ला से लुढ़कना, ला से लोटनिक, सर्पी सर्पी, सा से सरकती हुई, और स्थैतिक मतलब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल होता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है, घर्षण बल नहीं होता है। तो वो रोकने का प्रयास करता है ना, आप किसी चीज को घिसलाते हुए ले जा रहे हैं तो वो आप जितना बल लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा है जो उस चीज को धीरे करने का प्रयास करता है, वो घर्षण बल के अंतर्गत आता है। नवा प्रश्न आपका आंसर यहाँ पर केवल
तीन प्रकार वाला जो आंसर है, तीन प्रकार के घर्षण बल होते हैं, ये सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति कहलाती है वृत्तीय, घूर्णन, दोलन, रेखीय। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी की गति होती है वो आपकी कहलाती है और वृत्तीय गति। बहुत कंफ्यूजन होता है वृत्तीय, घूर्णन, दोलन, रेखीय इन सब में, तो इनको आपको दिमाग में अपने क्लियर रखना है कि जब भी बात होगी वृत्तीय गति की तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई वृत्ताकार पथ होगा, उसमें होने वाली जो गति होती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आपकी वृत्ताकार पथ पर, कोई खिलौना है ऐसे ऐसे गोल 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 नाच रहा है, किसी वृत्ताकार पथ पर नाच रहा है, ये नहीं अपनी जगह नाच रहा है। ट्रेन की जो गति होती है वो भी आपकी, देखते हैं खिलौने आते हैं ना, इस प्रकार से पूरी गोल 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 नाचती है, तो उससे भी आप वृत्तीय गति के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में रेखीय गति आपको मैंने बता ही दिया, सरल रेखीय गति, कोई एक सीधी रेखा में आप चले जा रहे हैं, एक सड़क सीधी चलती चली जा रही है, आप सीधे चलते चले जा रहे हैं, तो इस प्रकार की गति क्या हो जाएगी, रेखीय गति भी इसको कहते हैं, सरल रेखीय गति भी इसको कहते हैं, और स्थानांतरण गति भी इसको कहते हैं। स्थानांतरण थोड़ा सा नया नाम है, तो जरूर याद रखिएगा, हो सकता है स्थानांतरण नाम से ही पूछ लिया जाए और आप सोचें ये कौन सी गति है, तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। और बात करते हैं ऑप्शन की, घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति जो होती है वो आपकी रोटेशनल मोशन कहलाती है, और रोटेशनल मोशन मतलब है आपका किसी, आप कहेंगे कि कोई पिंड हो वो स्थिर अक्ष पर घूर्णन करता है, जैसे एक ये पर्टिकुलर अक्ष है और इसी पर ही वो गोल 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 नाच रहा है। जैसे आप इसका एग्जांपल क्या कह सकते हैं, लट्टू आप देखते हैं, लट्टू जब आप नचाते हैं तो वो किसी गोल गोल ऐसे नहीं नाचता है, वो अपनी एक जगह, एक धुरी पर, एक पॉइंट पर नाचता है, तो अपने अक्ष पर नाचना घूर्णन गति के अंतर्गत जो है वो आता है। जैसे आप देखते हैं पंखा, पंखा एक इस पॉइंट होता है, उससे ही लंबी डंडी होती है और नीचे आपका पूरा पंखा होता है, तो इस पॉइंट पर नाच रहा है, एक बिंदु पर नाच रहा है, अपने अक्ष पर नाच रहा है। जैसे चक्की के पाटे की गति आप देखते हैं, चक्की में आपने देखा होगा तो एक वो घूमता है गनगन गनगन करके, तो एक पॉइंट पर होता है वो, तो वो आप इसमें सब रख सकते हैं। और ऑप्शन में दोलन गति भी दे रखा है। दोलन गति आपका क्या होता है, जिसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। जैसे आप एक आधार से इधर से उधर मोशन कर रहे हैं, तो झूला झूलते हैं, तो आपका झूला इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, तो ये किस में आता है, दोलन गति में आता है। मतलब दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूलता हुआ कोई बालक हो गया, या आप घड़ी का जो पेंडुलम देखते हैं वो भी तो आपका दोलन गति करता है, इधर से उधर पेंडुलम जाता है। अगला देखते हैं, लास्ट आपका प्रश्न इस चैप्टर का, गति के प्रकार हैं वृत्तीय, घूर्णन या फिर रेखीय या सभी, तो ये सभी आपके आते हैं, आंसर उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, मैटर एंड देयर स्टेट्स। तो सबसे पहला प्रश्न, पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो कितनी होती हैं, 2, 3, 4 या 5। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि भौतिक संरचना के आधार पर जब आप डिवीजन करते हैं तब ये 3 टाइप जो है वो होते हैं। पर अगर जब रासायनिक संरचना के आधार पर आपसे कह दिया जाए कि पदार्थ के प्रकार बताइए, तब आपके ठोस, द्रव, गैस और नहीं होंगे, तब आपके हो जाएंगे तत्व, एक आपका हो जाएगा, एक आपका यौगिक हो जाएगा और एक आपका मिश्रण हो जाएगा। ये 3 आधार होते हैं रासायनिक आधार पर। क्लियर हुआ आपके दिमाग में। अगला देखते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा सही होगा। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक मतलब होता है द्रव से गैसीय स्थिति में जो है वो बदल जाना। तो ये आपका जो बदलने का टेम्परेचर होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। मैंने बताया ना कि द्रव से गैसीय स्थिति में कब बदलता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो कोई वस्तु क्या होती है, जो कोई द्रव जो होता है वो आपका गैसीय रूप में बदल जाता है। तो क्वथनांक की अगर डेफिनेशन आए तो जिस ताप पर आप कहें द्रव को आप गर्म करें और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाए, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक स्थिति आएगी जब वो गैसीय स्टेट में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी को कथन कहते हैं। और उबलने को हम कह सकते हैं क्वथन, और क्वथनांक में जो है वो आपका गैसीय स्टेट में बदल जाता है। तीसरा प्रश्न, इनमें से किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, पानी, हाइड्रोजन, सोना, पेट्रोल, कौन सा सही होगा। दोनों ही किस बात की गई है कि आकृति भी और आयतन भी, दोनों आपका जो अनिश्चित होता है वो हाइड्रोजन जो है आपका होता है। बाकी पानी जो है उसका अगर आकृति आप बात करें वो तो अनिश्चित होती है, पर आयतन तो निश्चित होता है। 1 लीटर आप दूध लेते हैं तो वो तो आपका 1 ही लीटर रहेगा, ऐसा तो है नहीं, बढ़ जाएगा। पर आकृति आपकी अनिश्चित होती है, क्यों, क्योंकि किसी भी बर्तन में आप डालेंगे तो वो उसका शेप ग्रहण कर लेगा। तो पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब आपके आकृति के आधार पर आप तो सही कह सकते हैं, पर आयतन के आधार पर आप इस ऑप्शन को काट सकते हैं। आंसर आपका हाइड्रोजन सही होगा। चौथा प्रश्न है कि मार्स गैस जो है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो मार्स गैस हम जो है वो मीथेन को जो है वो कहते हैं, बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं।
अगला 5वां प्रश्न है, उपापचय क्रिया होती है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, कौन सा सही होगा? तो अभी क्वेश्चन कराया भी था हमने, 2 टाइप के होते हैं, नाम भी मैंने बता दिया। छठा प्रश्न है, विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है आपका नमक चीनी, चीनी बालू, चीनी पानी या फिर इनमें से कोई नहीं। विस्मांगी मतलब जो आपस में ना घुले, तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इनमें अगर आप चीनी में बालू घोलेंगे तो क्या घुल जाएगी? बिल्कुल नहीं घुलेगी, तो बस यही आपका सही होगा। पानी में चीनी घोलेंगे घुल जाएगी, पानी में नमक घोलेंगे घुल जाएगा, पर चीनी में बालू नहीं घुलेगी। 7वां प्रश्न, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं, अविलय कहलाते हैं, या विलायक कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो घुल जाते हैं उनको कहते हैं विलय, जो ना घुले उन्हें कहते हैं अविलय, और विलायक वो होता है जो मिलाया जाता है, जो घोला जाता है, उसको हम कहते हैं विलायक। तो आंसर आपका ए वाला यहाँ पर विलय सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, नमक के विलयन से नमक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी विधि कौन सी है? निथारना, छानना, वाष्पन, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर नमक घुल गया है तो आप ऐसे तो अलग नहीं कर सकते कि उसको छान ले तो नमक अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप उसको उबाल देंगे तो क्या होगा? पानी आपका वाष्पीकृत हो जाएगा, नमक आपका वाष्पीकृत नहीं होगा, तो नमक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। 9वां प्रश्न आपका है, मिश्रण में विलय और अविलय जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, निर्धारणा कहते हैं, अवसादन कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो मिश्रण में विलय और अविलय पदार्थों को अलग करने की विधि को जो है हम पृथक्करण जो है वो कहते हैं, अलग करना कहते हैं। पृथक्करण आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। ये भी चैप्टर समाप्त हुआ हमारा। लास्ट चैप्टर जो है हमारा है विभिन्न मॉडल, डिफरेंट मॉडल, और मैं आपको एससीईआरटी जो आपका ऑफिशियल कोर्स है पीडीएफ का, ये भी आपको दिखाता हूँ। बीटीसी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम विज्ञान प्रथम सेमेस्टर का जो ऑफिशियल कोर्स है एससीईआरटी जो है उसकी तरफ से, उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपको पूरा सारे चैप्टर जो है वो करा रहे थे। इसमें कोर्स जो है ये आपकी देखिए सूची दे रखी है, जिसमें हमने सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत, पौधों में प्रजनन, उसके प्रकार, मापन, गति और बल, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, यहाँ तक करा दिया है। अब लास्ट है मॉडल तैयार करना, तो यही चैप्टर हम देख रहे हैं विभिन्न मॉडल। तो आप देख रहे हैं कि पूरा टॉपिक वाइज ही हम आपको करा रहे हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है, ये सारी पीडीएफ हमने आपको ये जो ऑफिशियल कोर्स वाली है टेलीग्राम पर पहले भेज दी थी, जिसमें देखिए जड़ों के बारे में, मूसला जड़े और ये सारी चीजें, पूरा कोर्स है इसमें आपका। तो इस प्रकार से जो पीडीएफ है अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अन्य माध्यम से भी आप जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं बालाजी स्टडी अड्डा, इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17Z आईडी, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर विमल 17Z यूजर नेम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट चैप्टर, विद्युत आवेश के प्रकार, धन आवेश, ऋण आवेश, या फिर आपका दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश के जो प्रकार होते हैं वो आपके दोनों ही होते हैं, तो आंसर आपका धन और ऋण दोनों आवेश सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण जो है आपका कौन सा है? गोली चलने पर बंदूक जो है उसका प्रतिक्षेपित होना, नाव चलाना, आदमी तैरते हुए आगे बढ़ता है, या फिर सभी। तो आंसर की बात करते हैं, इनमें सभी जो है आपका सही हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम अभी हमने आपको बताया भी था, एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी पूछे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया कि सबसे पहले गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन ने, आर्यभट्ट ने, एडविन हबल ने, मैक्स प्लैंक ने। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आंसर आपका यहाँ पर थर्ड का ए वाला सही होगा, यानी कि आइजैक न्यूटन जो है इन्होंने जो है वो दिया था सबसे पहले गति के नियमों को। चौथा प्रश्न आपका है कि राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत हैं, तालाब, झीलें, नाड़ी या सभी। तो ये आपका ऑप्शन सभी जो है वो सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का दूसरा, तीसरा, पहला, या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका न्यूटन का तीसरा नियम जो है ये कहलाता है, इसमें वो हमने बताया था क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया औंध क्या कहलाता है? टाका, नाड़ी, बावड़ी या बेरी, कौन सा इनमें से सही होगा? तो ये जो है आपका टाका जो है वो कहलाता है वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया औंध। सातवां प्रश्न आपका है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक जो है वो चलने पर उसमें बैठे यात्री जो है वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये न्यूटन का जो उदाहरण है वो किस नियम पर आधारित है? तो दूसरा, तीसरा, पहला, या इनमें से कोई नहीं। ये भी एग्जाम्पल हमने अभी आपको बताया था, तो ये न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण जो है वो होता है। इसमें मैंने बताया था कि कोई चीज आपकी स्थिर अवस्था में तो है, स्थिर में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या कोई गति में है तो तब तक गति में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसे जो है वो रोका ना जाए। तो इसी के साथ सभी हमारे पूरे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी पूरे हमने बहुविकल्पी आपको करा दिए, समाप्त होते हैं।
और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि कमेंट में आप अवश्य बता दीजिएगा। इसी प्रकार मैराथन क्लास के रूप में कोई और सब्जेक्ट के रूप किस सब्जेक्ट के इसी प्रकार आप जो है वो बहुविकल्पीय जो है चाहते हैं तो कमेंट में सभी लोग बता दीजिएगा। तो आज के में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेन उद्देश्य शेयर करना ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।